नमस्कार, 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसानों की महापंचायत खत्म हो गई है। यह पंचायत जीआईसी ग्राउंड से शुरू होकर टाउन हॉल तक पहुंची, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इसे औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा की। बता दें कि पंचायत स्थल पर किसानों का भारी हुजूम देखा गया। नरेश टिकैत ने कहा कि 24 घंटे में 50 गुना संख्या में किसान पहुंचे और सबको ताकत दिखाई। उन्होंने बताया कि यह किसान सम्मान बचाओ पंचायत थी, जिसका उद्देश्य किसानों के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहलगाम में आतंकियों को 5-5 और 7-7 गोलियां लगती हैं और ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। उनका ये बयान देश में कानून व्यवस्था और आतंकवाद के प्रति उनके स्पष्ट रुख को दर्शाता है। वहीं जहां धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी, वहीं किसान झंडा लेकर शांतिपूर्ण पहुंचे और टाउन हॉल पर खुले मंच पर नाचते हुए अपना जोश भी दिखाया। किसान कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह सफल और संगठित रहा। बढ़ते आगे, कन्नौज में ऑनर किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसका गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग था। आरोपी पिता महेंद्र जाटव ने पहले बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जांच में जब ये सच्चाई सामने आई तो पता चला कि पिता ने ही हत्या की साजिश रची थी। किराए के बदमाशों से बेटी की हत्या करवाकर शव को जंगल में जलवा दिया गया। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और गहन पूछताछ के बाद आरोपी पिता और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महेंद्र का बेटा और सुपारी लेने वाला एक बदमाश अभी भी फरार है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जल्द ही बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ते आगे, चंदौली जिले के मझवार रेलवे स्टेशन के करीब दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया और दिल्ली से हावड़ा जा रहे एक महत्वपूर्ण ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस जलते जलते बची। ट्रेन के पार्सल बोगी में अचानक ब्रेक पैड जाम होने के कारण तेज धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पूर्वा एक्सप्रेस वे शनिवार सुबह लगभग 6:10 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई थी। ट्रेन अभी मझवार रेलवे स्टेशन के पास पहुंची ही थी कि पार्सल बोगी से अचानक धुआं उठता हुआ नजर आया और यह देखकर बोगी में मौजूद और आसपास के डिब्बों में यात्रियों में दहशत फैल गई। धुआं तेजी से बढ़ता देख यात्रियों ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल यानी जीआरपी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बिना किसी देरी के धुएं के कारण का पता लगाया और आग बुझाने के उपकरणों की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया। अधिकारियों की सतर्कता और जीआरपी की त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ा हादसा टल गया। बढ़ते आगे, सहारनपुर नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पक्षी घोंसला और जल दाना व्यवस्था महाअभियान की शुरुआत की और इस अभियान का शुभारंभ महापौर द्वारा गांधी पार्क से किया गया। बता दें कि 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख उद्यानों, सार्वजनिक स्थलों और शासकीय कार्यालय परिसर में पेड़ों पर पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले लगाए गए और इसके साथ ही उनके स्वच्छ जल दाने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिल सके। महापौर ने इस अवसर पर नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घरों, छतों और आसपास के क्षेत्रों में परिंदों के लिए पानी और दाना रखें, जिससे उनकी जानें बचाई जा सके। नगर निगम की यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी, बल्कि शहरी जैव विविधता को भी संरक्षित करने में सहायक साबित होगी। शहरवासी भी इस मुहिम में उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं, जिससे यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। नगर निगम सहारनपुर निरंतर ही पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण के संतुलन के लिए लगातार कार्य करता है, चाहे वह वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे जल संरक्षण का कार्य हो या लोगों को प्रेरित करने का कार्य हो कि अपनी धरा, अपनी भूमि को बचाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। इसी क्रम में आज एक अभियान चलाकर आने वाले 1 सप्ताह तक नगर निगम लगातार विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर, उद्यानों में, बागों में, कॉलेजेस में, सरकारी बिल्डिंग्स में और घोंसले लगाएगा, दाने का, पानी का इंतजाम करेगा पक्षियों के लिए और समाज से भी यही अपेक्षा करेगा वह अनेक स्थानों पर ऐसा करें। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं जिनको पर्यावरण के संतुलन को लेकर एक चित्रकारी प्रतियोगिता कर रहे हैं। उनको भी, बच्चे भी उसको
उनको भी प्रेरित करेंगे, बच्चों के माध्यम से विभिन्न परिवारों को भी प्रेरित करेंगे कि वे इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करें। इसकी देखरेख के लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? हमारे पास नगर निगम की एक बहुत बड़ी नगर निगम सहारनपुर निरंतर ही पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण के संतुलन के और वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में थाना नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त एक सक्रिय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की खास सूचना पर की गई, जिसके अनुसार 2 संदिग्ध आम के बाग के पास देखे गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरठ निवासी शहजाद उर्फ सुक्का और बुलंदशहर निवासी अफसार को धर दबोचा। वहीं तलाशी में इनके पास से 4 अवैध पिस्टल, 4 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी लंबे समय से बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि शहजाद के खिलाफ पहले से ही 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज है और एक शातिर तस्कर है। पुलिस अब इस गैंग के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है ताकि इस अवैध हथियार तस्करी के पूरे तंत्र को ध्वस्त किया जा सके। बुलंदशहर की नगर कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इनके पास से 4 अवैध पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके नाम है शहजाद और अफसार। शहजाद के विरुद्ध करीब 17 मुकदमे पहले से कायम हैं, जिनमें लूट, हत्या करने के प्रयास में वो जेल जा चुका है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस संबंध में अभी गहराई से छानबीन की जा रही है कि इनके जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है, वो कहाँ से ले आते थे, और संबंध में जो है गहराई से तफ्तीश की जा रही है। हाँ, इसी बिंदु पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया ये गहराई से इसमें छानबीन की। इसमें जो एक अभियुक्त है उसके बुलंदशहर की नगर कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। और संत कबीर नगर के धनघटा क्षेत्र में निर्माणाधीन उप निबंधक कार्यालय को लेकर अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव चरण पर पहुंच गया है। दरअसल आक्रोशित अधिवक्ताओं ने उप निबंधक कार्यालय पर तालाबंदी कर दी और जब सीईओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे ताला खुलवाने तो अधिवक्ताओं ने उन्हें कार्यालय में ही बंधक बना लिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि उप निबंधक कार्यालय का निर्माण तहसील परिसर में ही किया जाए, जिससे आम जनता और अधिवक्ताओं को सुविधा मिल सके। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे पिछले 6 महीनों से इस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की है। बता दें कि मंडल भर से जुटे अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और सीईओ सभी लोग बंधक हैं और गिरफ्तारी के लिए चैलेंज भी कर रहा हूँ। किस लिए आप लोग बंधक? जब हमारी बातें नहीं सुनी जाए, जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और सीईओ सभी लोग बंधक हैं और गिरफ्तारी के लिए चैलेंज भी कर रहा हूँ। किस लिए आप लोग बंधक? जब हमारी बातें नहीं सुनी जाए, जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और सीईओ सभी लोग बंधक हैं और गिरफ्तारी के लिए चैलेंज भी कर रहा हूँ। किस लिए आप लोग बंधक? जब हमारी बातें नहीं सुनी जाए, जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और बढ़ते आगे एटा जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव वाहनपुर से 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों महिलाएं एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रही है और मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि झगड़े की वजह से एक युवक विपिन, जो पड़ोस में ही रहता है, एक पक्ष का आरोप है कि विपिन द्वारा की गई अश्लील हरकतों और विचारों को लेकर विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं मारपीट के बाद एक पक्ष ने स्थानीय थाने में जाकर तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है। साथ ही वायरल वीडियो के चलते स्थानीय माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है। बढ़ते हैं आगे। हापुड़ जिले में सुर्खियों में आई बहादुरगढ़ पुलिस, जिसमें दरोगा धनवीर सिंह यादव प्लॉट का कब्जा हटाने पहुंचे, जो बिना राजस्व टीम के मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि महिलाओं से अभद्रता की थी और इस दौरान उन पर गर्भवती महिला के पेट में लात मारने का आरोप लगा है। महिला की हालत को नाजुक देखते हुए मेरठ रेफर किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के बिना परमिशन के मौके पर कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के अचलदा थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता ने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बिथोना प्रत्युष मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ उनके पिता ने दुष्कर्म किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और इस तरह के मामले समाज के लिए एक बड़ा कलंक है और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन मामलों में ये साफ होता है कि रिश्तों की शर्मसारी घटनाएं अब आम होती जा रही है और इन पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई और जागरूकता दोनों की ही जरूरत है। समाज को आगे आकर इन पीड़ितों के साथ खड़े होने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने की जरूरत है। घटना की जानकारी दी और रिश्तों को शर्मसार करने का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते आगे। चंदौली के मंझवार रेलवे स्टेशन के पास सुबह बड़ा रेल हादसा टल गया है। दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेसवे की पार्सल बोगी में ब्रेक पैड जाम होने से धुआं उठने लगा, जिससे ट्रेन में हड़कंप मच गया। यात्रियों की सूचना पर जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि समय रहते आग बुझा दी गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रेन की मैकेनिकल जांच के बाद उसे गंतव्य के लिए रवाना किया गया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और समय रहते ही इस पर काबू पाया है और रेल हादसा होते होते टल गया। तो चंदौली के मंझवार रेलवे स्टेशन के पास सुबह रेल हादसा हुआ और दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेसवे की पार्सल बोगी में ब्रेक पैड जाम होने से धुआं उठने लगा, जिससे ट्रेन में हड़कंप मच गया। हालांकि जो यात्री रहे उन्होंने इसकी जानकारी थाना अछलदा अंतर्गत एक गांव से जरिए 112 पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने पुलिस को दे दी और प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़िता व अन्य परिवारजनों से बात कर घटना का प्रथम दृष्टया सत्य होना पाया गया। पीड़िता की माता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आज दिनांक 2/5/2025 को थाना अछलदा अंतर्गत एक गांव से जरिए 112 पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़िता व अन्य परिवारजनों से बात कर घटना का प्रथम दृष्टया सत्य होना पाया गया। पीड़िता की माता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आज दिनांक 2/5/2025 को थाना अछलदा अंतर्गत और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपने आप को पूरी तरह तैयार होने का दावा किया और एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने इस हमले के बाद सेना को पूरी तरह से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें यह तय करने का अधिकार है कि सेना कब और किस तरीके से जवाबी हमला करेगी। उस कड़ी में भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया। ये जानते इस अभ्यास के बारे में पूरी जानकारी।
भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का लक्ष्य युद्ध की स्थिति में एक्सप्रेसवे को रण के रूप में उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसमें राफेल, सुखोई और अन्य फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। यह कदम भारतीय सेना की तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक हिस्सा है। इस अभ्यास को देश की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक लड़ाकू विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है और यह खास हिस्सा दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयुक्त बनाया गया है, जो इसे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाता है। इस अभ्यास में विभिन्न IAF विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण शामिल था। इसका उद्देश्य परिचालन लचीलापन बढ़ाना और 24 घंटे तैयारियों को सुनिश्चित करना है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 12 शहरों, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के साथ प्रयागराज से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 12 पैकेज में विभाजित किया गया है, जिसमें से पैकेज 1 से 3 को IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेज 4 से 12 को अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बनाया और रख रखाव किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा हो चुका है। यह अभ्यास इस तरह का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बागटला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक आपातकालीन लैंडिंग रनवे यानी ELR का सफल परीक्षण किया था। उस अभ्यास में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें रनवे की गुणवत्ता और स्थिति का आकलन किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में 250 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए और शीर्ष रक्षा और राज्य अधिकारियों ने इसकी निगरानी की। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जो आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रात में लैंडिंग की सुविधा वाला यह पहला एक्सप्रेसवे है। यह कदम न केवल सैन्य तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोहरे उद्देश्य से किया जा सकता है। इस अभ्यास को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस अभ्यास के साथ भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, जो भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर विचार शुरू कर दिया और यह निर्णय हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जिसमें दशकीय जनगणना के साथ जाति आधारित आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। भारत में जनगणना हर 10 साल पर की जाती है, लेकिन साल 2021 में कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था और अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। जनगणना के आंकड़े किसी भी देश की नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर बात करें तो जातीय जनगणना से स्पष्ट हो सकेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी QBC की वास्तविक संख्या क्या है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कुल संख्या है उसका पता चल सके। सरकार ये कदम सामाजिक समरसता और आंकड़ा आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सरकार का ये फैसला माना जा रहा है और अब सभी की निगाहें इस पर है कि यह जनगणना कब और कैसे शुरू होती है।
केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, या विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के उपनिवेशक अभ्यास के साथ हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। लेकिन वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से मांग किया जा रहा था। जातिगत जनगणना के महत्व की बात करें तो आपको बता दें कि इससे सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर आए समुदायों के उत्थान के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। वहीं जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है। इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण के लिए आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।